हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। सो दोस्तों, अब जैसे कि आपका 16 जनवरी को एग्जाम आने वाला है हिंदी, संस्कृत और संचार का। उसके लिए मैं वन शॉट वीडियो ले आई हूँ फुल रिवीजन की, जिसके अंदर मैं आपको ऑल चैप्टर्स कवर कराने वाली हूँ। आपका एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो क्लियर ना हो। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। और वीडियो को विदाउट स्किप करे देखना, मतलब कि आप यहाँ से छोड़ के आगे देखोगे तो आपको बीच में हो सकता है आपको समझ ना आए, क्योंकि जो एक फ्लो बना रहता है ना वो टूट जाता है, तो एक बार समझ आना बंद हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ इसको विदाउट स्किप करें, पूरी वीडियो को देखना एंड तक। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। एंड एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लें हिंदी, संस्कृत और संचार का। इसके अंदर बेसिकली 2 यूनिट्स दे रखी हैं हमें। यूनिट 1 में आपको संस्कृत के सामान्य परिचय दे रखा है, और यूनिट 2 में आपको संस्कृत और संचार की विविध रूप बता रखे हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 1 से, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है संस्कृत की अवधारणाएं और उसकी प्रक्रिया। इस चैप्टर के हमें बेसिकली समझना है संस्कृत का अर्थ, संस्कृत की परिभाषा और संस्कृत के तत्वों को जान सकेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हमें जानना है मानव जीवन में जो संस्कृत का महत्व है वो जानेंगे, और संस्कृत प्रक्रिया से हम जान पाएंगे संस्कृत की क्या प्रोसेस होता है। मतलब संस्कृत को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। बातचीत, मतलब ठीक है, समझ लो इसे। और संस्कृत की अवधारणा और उसकी जो महत्व है संस्कृत प्रक्रिया की, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है, प्रस्तावना जो है हिंदी में। अब मैं आपको इसके अंदर ज़्यादातर हिंदी वर्ड्स यूज़ करके समझाऊंगी, मतलब कि हिंदी में जो मतलब इनके शुद्ध वर्ड्स हैं उनको, ताकि आप उन वर्ड्स को सुन के ना, मतलब आपको वो लर्न हो जाए वो वर्ड्स, ताकि आप जब एग्ज़ाम में लिखो तो वो ही आप एग्ज़ाम में लिख के आओ। क्योंकि ज़्यादातर हम जो वर्ड्स सुनते हैं ना, तो वही चीज़ हमें मतलब दिमाग में आती है जब हम कुछ लिख रहे होते हैं। इसलिए मैं आपको इसके अंदर जो मतलब बता रखा है वो बताऊँगी, ठीक है। और कुछ इंग्लिश के भी वर्ड्स यूज़ करूँगी ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। हम प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। उस समाज से स्वयं को संबद्ध रखने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है हमें। ये तो हम सब जानते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, मतलब कि बात करी जाती है एक दूसरे से, ठीक है। मतलब आपके जो विचार आप किसी और को बता रहे हैं और उनके विचार वो आपको बता रहे हैं, तो इस तरीके से जो बातचीत है वो चलती रहती है, उससे ही हमारा सारा काम चलता है। इतना मैं सबको बताया, ठीक है। और जो मनुष्य, हम इसको मतलब किस तरीके से अपने पेपर में लिख सकते हैं अगर आए तो, मनुष्य एवं समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा विचारों का जो आदान प्रदान होता है, मतलब कि जो मतलब वॉइस के थ्रू जब हम एक दूसरे को विचारों को मतलब बताते हैं, ठीक है, मतलब अपनी बोलने के तरीके जो होता है हमारा, वो उसे भाषा कहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज कहते हैं उसे, हमें इतना तो बताइए। और विचारों के इसी आदान प्रदान के बीच जो भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाती हैं, ठीक है, उसे संस्कृत कहते हैं। मतलब जो हम मतलब कोई भी बात बोल रहे हैं वो किसी ना किसी तो इमोशंस के साथ बोल रहे होंगे, या तो गुस्से में बोल रहे हैं, या हम सीरियस हैं, या हम खुश हैं। कोई ना कोई जो इमोशन होता है किसी भी बात में, जो एक दूसरे तक हम इमोशन पहुंचाते हैं कि हम खुश हैं या दुखी हैं या गुस्से में हैं, तो वही संस्कृत होता है, ठीक है। और संस्कृत के मूल की बात करें तो भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव है या शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है। मतलब कि जो हम लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे को अपने भाव को मतलब व्यक्त करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। जो मतलब वक्ता से श्रोता, मतलब वक्ता होता है जो बोल रहा होता है, और श्रोता मतलब जो सुन रहा होता है, ठीक है, उस तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं, ठीक है, वो ही संस्कृत कहलाता है। और इसके अंदर बताया गया है कि वास्तव में वही संस्कृत सार्थक और सफल होता है जो एक दूसरे के बीच तदमस्य स्थापित करने पर सक्षम होता है। जो वक्ता होता है, वक्ता की भाषा कितनी ही सरल और सहज या भावपूर्ण क्यों ना हो, अगर श्रोता से संबंध स्थापित नहीं कर पाता है तो उसे असफल संस्कृत ही कहा जाएगा। मतलब कि जो मतलब बोलने वाला स्पीकर है, अगर वो मतलब कितने भी लैंग्वेज, मतलब कि कितनी भी इजी लैंग्वेज में समझाए और वो श्रोता को समझ ही नहीं आया, मतलब कि आप समझो कि अगर मैं आपको जो समझा रही हूँ, मैं कितनी भी इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, आप वो समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, वो जो संस्कृत है ना वो असफल संस्कृत कहलाया जाएगा, ठीक है।
सो संस्प्रेशन वास्तव में अपने विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाने का एक तरीका, जिसे हम भाषा का पूरक भी कह सकते हैं। नाउ हम सबसे पहले समझते हैं संस्प्रेशन की अवधारणाएं। ये तो हमने जो समझा ये इंट्रोडक्शन था सिर्फ, ताकि आपको समझ आ सके, एक जर्नल इंट्रोडक्शन संस्प्रेशन का। संस्प्रेशन की अवधारणाओं के बारे में बात करें तो जो मानव जीवन है वो संस्प्रेशन मतलब कि विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य संस्प्रेशन में सक्रिय रहता है। मतलब है कि मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि कभी तो डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली रूप में जो मनुष्य है वो कम्युनिकेशन करता ही करता है। मतलब कि उदाहरण के लिए कि जब हम आदिवासी थे तो हम लोगों के पास जब लैंग्वेज नहीं थी तो जो आदिवासी लोग थे वो इशारों में बातचीत करते थे। मतलब कि कहीं ना कहीं वो अपने जो भाव हैं उन्हें उनका आदान प्रदान कर ही रहे हैं, तो वही संस्प्रेशन होता है। मतलब कि एक दूसरे तक अपने विचारों का पहुंचाना, ठीक है। और अगर हम जनरली बात करें, जो एक व्यक्ति होता है वो अपना सक्रिय टाइम सबसे ज़्यादा मतलब लगभग 2/3 उसका जो हिस्सा होता है, मतलब उससे भी ज़्यादा समय जो प्रत्यक्ष मतलब सुनते बोलते या फिर पढ़ते लिखते यानी संस्प्रेशन में सक्रिय रहता है, ठीक है। और सक्रिय रहते हुए अपना समय व्यतीत करता है। मतलब कि हम जो मतलब हमारी लाइफ का मतलब जितना समय है उसका 2/3 हम जो टाइम है वो ज़्यादातर हम सुनना या बोलना या लिखना ये सब करके अपनी संस्प्रेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर हम मतलब रहते ही रहते हैं, ठीक है। संस्प्रेशन करते ही करते हैं। और संस्प्रेशन के संबंध में अगर सहज ही ये जिज्ञासा जागती है कि संस्प्रेशन क्या है, मतलब हम जानना चाहें कि संस्प्रेशन क्या है, कैसे और किससे होता है, इन समस्त जिज्ञासाओं के समाधान के लिए संस्प्रेशन की अवधारणाओं को जानना आवश्यक है। तो संस्प्रेशन शब्द की जो मतलब ओरिजिनेट हुआ था, संस्प्रेशन शब्द वो हुआ था सम प्लस प्रेषण से। तो इन दोनों को मिलाकर बना था। सम यानी होता है समान रूप से, मतलब पूरी तरह से, और जो संस्प्रेषण होता है उसका मतलब होता है आगे भेजना, ठीक है। मतलब तो इससे हमें समझ आ रहा है कि सम प्लस संप्रेषण, सॉरी, तो सम का मतलब होता है समान रूप से, मतलब पूरी तरह से, और प्रेषण मतलब होता है भेजना, आगे भेजना, तो मतलब अपने विचारों को आगे भेजना। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर संस्प्रेषण शब्द बना है, ठीक है। मतलब समान रूप से भेजा गया यानी बातचीत या भाषा में किसी सूचना या फिर विचार को अपनी किसी भी व्यक्ति को पहुंचाना, ठीक है। और जो ये संस्प्रेषण वर्ड है इसकी जगह पे हिंदी में मतलब 2 वर्ड्स और है जो यूज़ करे जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए। एक तो संचार है और एक संवाद वर्ड है। ये दोनों शब्द प्रचलित है हिंदी में। और जो संचार शब्द है ये इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा की चर धातु से, ठीक है। चर से आशय है चलना, मतलब चर मतलब होता है चलना। और यह संचार शब्द का गंभीर अर्थ है मतलब निरंतर आगे बढ़ते रहना। मतलब इसका असली मतलब है कि कंटिन्यू मतलब आगे बढ़ते रहना, मतलब जो एकदम निरंतर आगे बढ़ते रहने वाली प्रक्रिया होती है वो। तो अगर जनरली हम कहें संस्प्रेषण और संचार का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब ये निकलता है कि समाज में जो व्यक्तियों का भावों और जो विचारों का परस्पर आदान प्रदान चलता रहता है वो होता है संस्प्रेषण और संचार, ठीक है। संस्प्रेषण का अंग्रेजी पर्याय है कम्युनिकेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कम्युनिज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू शेयर, टू ट्रांसमिट, टू एक्सचेंज। और अगर हम इनको मतलब समझें कि टू शेयर से क्या रिलेशन है इस कम्युनिकेशन का, तो टू शेयर का मतलब होता है भागीदारी, यानी किसी को अपने भावों और विचारों से अवगत कराना। और ट्रांसमिट की बात करें तो स्थानांतरण, जो हिंदी में बोलते हैं स्थानांतरण, यानी भावों और विचारों के एक स्थान से किसी अन्य स्थान तक पहुंचाना। मतलब ये वाला भाव हमारा हम इस स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचाएं, ठीक है। और एक्सचेंज की बात करें, टू एक्सचेंज की तो मतलब आदान प्रदान से आशय है भावों को एक दूसरे से, मतलब जो भाव और विचार हैं उन्हें परस्पर आदान प्रदान करना। और संस्प्रेषण के बारे में और बात करें तो जो सूचना और तकनीकी के जो क्षेत्र हैं उनमें संस्प्रेषण एक तकनीकी शब्द है, मतलब कि टेक्नोलॉजी में बात करें तो, और जिसका अर्थ होता है किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है। और संस्प्रेषण के द्वारा समाज में जो व्यक्ति के संबंध और अधिक विकसित होते हैं। वस्तुतः संस्प्रेषण एक शक्ति है, मतलब आप जानते हैं कि जो कम्युनिकेशन है इज अ पावर जो समाज की जड़ों को पोषित करती है। और संस्प्रेषण का नेटवर्क ही पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सांप्रदायिक, भाषिक, व्यवसायिक
और आदि ये जितने भी ये मैंने बताए हैं इनसे संबंधित है। ठीक है। और भाषा की उत्पत्ति से लेकर आज तक संस्कृशन ने मानव के विकास के अनेक युग देखे हैं। मतलब कि जैसे जैसे भाषा हमारी डेवलप होती गई तो वैसे वैसे हम भी डेवलप होते गए। ठीक है। सो आज के युग में संस्कृशन की दृष्टि से विशिष्ट है। ठीक है। मतलब कि संस्कृशन आज के युग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि ये जो आज का युग है ये सूचना क्रांति का युग है, जहाँ पर अपनी बात को आज़ादी से कहना मनुष्य का अधिकार है। ठीक है। और जैसे कि हम सब जानते हैं हमें अपनी बात कहने का पूरा हक है। ठीक है। सो संस्कृशन में क्या होता है कि जो वक्ता होता है और श्रोता होता है, वक्ता और श्रोता की जो व्यक्तिगत और सामूहिक सीमाओं से आगे निकलकर ये जो संस्कृशन है ये विश्व स्तर तक पहुंच गया है अब, और ये बाजारी उपनिवेशवाद का हिस्सा बन गया है। मतलब कि जो मार्केटिंग है उसके अंदर भी कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि हम सब जानते हैं। सो विदाउट कम्युनिकेशन हम कोई बिजनेस नहीं चला सकते। ठीक है। अगर हम बात नहीं करेंगे एक दूसरे तो कैसे चलेगा बिजनेस। ठीक है। सो उसी के ऊपर बात हो रही है। और संस्कृशन मानव जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं संस्कृशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, किसी का भी काम नहीं चलने वाला। सो वही चीज़ है, जो संस्कृशन है वो मानव जीवन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो संस्कृशन की जो इम्पोर्टेंस है उसे बताने के लिए कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। उनमें से एक हैं लुइस ए एलन। इन्होंने कहा है कि ये संस्कृशन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और इनका कहना है कि संचार से आशय उन समस्त साधनों से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी विचारधाराओं को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा उसे समझाने के लिए संस्कृशन को अपनाता है। और इन्होंने कहा है ये वास्तव में दो व्यक्तियों माइंड के बीच की जो खाई है उसे पटाने के लिए ये सेतु है, मतलब एक ब्रिज है। मतलब कोई दो व्यक्ति हैं, उनकी जो आपस में जो बातचीत है वो एक दूसरे के माइंड तक पहुंचाते हैं उस बातचीत को। ठीक है। सो जो हमारी संस्कृशन है ये एक ब्रिज है, ब्रिज का काम करती है। ठीक है। एक दूसरे तक अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। और इन्होंने कहा है इसके अंतर्गत कहना, सुनने और तथा समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चालू रहती है। ठीक है। सो ये कहा है हमारे लुइस ए एलन ने। ठीक है। और एक और हैं हमारे चार्ल्स ई रेडफील्ड। इनके अकॉर्डिंग संस्कृशन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्य और समितियों का आदान प्रदान करते हैं। और ये मतलब मानव तथ्य और समीपी मतलब होता है कि फैक्ट्स एंड ओपिनियंस का जो हम आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। और टेलीफोन, तार, रेडियो अथवा इसी प्रकार के अन्य तकनीकी साधन संस्कृशन नहीं है। मतलब सिर्फ यही लोग, मतलब जो टेलीफोन, तार, रेडियो सब है, सिर्फ यही तकनीकी साधन संस्कृशन नहीं है। यहाँ रेडफील्ड का आशय है कि हम टेलीफोन, रेडियो आदि का संस्कृशन के साधनों का प्रतीक समझ सकते हैं, किंतु संस्कृशन का वास्तविक अर्थ संस्कृशक की विचारधारा और अभिव्यक्तियों को समझना। तकनीकी साधनों तो सिर्फ मतलब जो तकनीकी साधन होते हैं वो सिर्फ माध्यम होते हैं। ठीक है। बाकी जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही संस्कृशन होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के द्वारा हम जब किसी व्यक्ति को अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वही संस्कृशन होता है, चाहे उसके लिए हमें किसी भी माध्यम का यूज़ करना पड़े, जैसे कि पत्र है या फिर रेडियो है या फिर टेलीफोन है, समाचार पत्र है, या फिर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। सो जो हम अपने विचारों का और अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं अपनी बात को, तो वही संस्कृशन होता है। सो नाउ हम संस्कृशन के तत्व देखेंगे। तो संस्कृशन की अवधारणा को समझने के लिए संस्कृशन के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। सो संस्कृशन के जो तत्व हैं, मतलब संस्कृशन के तत्व से आशय है संस्कृशन के रूप आकार प्रदान करने वाला घटक। ठीक है। जो संस्कृशन को मतलब शेप करता है वो जो एक मुख्य घटक होता है वो। तो संस्कृशन प्रक्रिया में वक्ता, संदेश और श्रोता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो अगर ये तीन चीज़ें ना हो तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है। मतलब कि जो वक्ता है मतलब को वो कुछ बता रहा है, तो जो संदेश वो बता रहा है श्रोता को। सो ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को बनाने के लिए। ठीक है। ये प्रमुख तत्व हैं इसके संस्कृशन के। और जो विद्वान हैं उन्होंने जो इसके माध्यम है और जो फीडबैक है संस्कृशन के, उन्हें भी संस्कृशन का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। कि जैसे कि हम एग्जांपल में ले सकते हैं अपना जो हम टेलीफोन के द्वारा किसी को बताते हैं या फिर मैसेज लिख कर बताते हैं,
ठीक है। सो वो भी इम्पोर्टेंट तत्व है। और इस प्रकार के संप्रेषण के 5 प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे कि संप्रेषक, श्रोता और संदेश, माध्यम और लक्ष्य और फीडबैक, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो इस बात को समझाने के लिए डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने संप्रेषण के 3 बुनियादी तत्वों और श्रोता और संदेश और लक्ष्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। तो हम समझेंगे संचारक और प्रेषक या फिर श्रोता भी कह सकते हैं उसे। तो मतलब इनका मतलब है कि जहाँ से संदेश का उद्भव होता है, मतलब कि जहाँ पर प्रोड्यूस करा जाता है संदेश को, ठीक है, चाहे वह व्यक्ति हो या फिर पक्षी हो या वस्तु हो या तत्व संचारक हो या प्रेषक हो या श्रोता कहलाता हो, ठीक है। और इन्होंने संदेश बताया है, संदेश वो है जिस बात या फिर भावना या विचार को संप्रेषित किया जाता है या किया जाना है, वह संदेश कहलाता है, ठीक है। और संदेश प्राप्तकर्ता मतलब कि जो श्रोता होता है हमारा सुनने वाला, जो व्यक्ति संदेश प्राप्त करता है वो होता है, ठीक है। और वे संदेश प्राप्तकर्ता, ग्राही और लक्ष्य कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें ये इसके अंदर बता रखी है डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने, ठीक है। और इसका एक ये चार्ट भी बना रखा। आप इस तरीके से अगर चार्ट बना के आएंगे, संचारक मतलब ये श्रोता, संदेश और ये जो है संदेश प्राप्त करता है बॉक्स में इस तरीके से, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मतलब आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस तरीके से बना के आएंगे। तो आप एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पर जो मैंने दिखा रखा है, ये इस तरीके से आप बना के आना। और संचार या संप्रेषण की पूर्णता के लिए संदेश को भेजने के लिए जो एक राइट वे होती है या फिर माध्यम का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उचित मार्ग या माध्यम का होना इंपॉर्टेंट होता है। और इस प्रकार के संचार से किसी प्रतिक्रिया या प्रभाव का उत्पन्न होना संभव है, मतलब कि जो हम कुछ संचार करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ हमें फीडबैक मिलेगा ही मिलेगा। और संचार प्रक्रिया इस प्रकार है, मतलब आप देख सकते हैं इस चार्ट मैंने जैसे दिखाया है इसके ऊपर, कि आप इस तरीके से बना के आ जाना उसमें अगर क्वेश्चन आए संचार से रिलेटेड, ठीक है, कि इसकी जो प्रोसेस होती है संप्रेषण की वो क्या होती है। यहाँ पर सबसे पहले श्रोता होता है, फिर संदेश होता है, फिर जो संदेश को भेजने का माध्यम होगा, ठीक है, वो होगा। उसके बाद संदेश प्राप्त करता, जो कि मतलब प्राप्त करेगा उस संदेश को, और फिर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उस संदेश से। और उसके बाद जो संचारक है, मतलब कि जो प्रेषक या फिर श्रोता भी कह सकते हैं, उसका विचार और उसके माध्यम और प्राप्तकर्ता और उसकी जो फीडबैक होगी। तो ये सब चीज़ें, ये चार्ट है पूरा, इस तरीके से प्रोसेस होता है संप्रेषण का। और अगर हम संप्रेषण के महत्व की बात करें कि संप्रेषण का क्या महत्व है मानव जीवन में, तो ये बात हम सब जानते हैं कि मानव जीवन संप्रेषण के बिना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर संप्रेषण नहीं होगा तो कुछ भी हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि बिना बातचीत करे तो कुछ पॉसिबल है नहीं, ठीक है। आप अगर अपने विचार दूसरे को नहीं समझा पाएंगे सो कैसे चलेगी, मतलब सब कुछ अधूरा हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें बताया गया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करता है, और कभी किसी प्रश्न का उत्तर देता है, कभी किसी से प्रश्न पूछता है, या कभी कोई सूचना दूसरों तक पहुंचाता है, और यह कार्य संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। तो संप्रेषण के महत्व को समझने के लिए संप्रेषण के जो प्रयोजन को जानना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, मतलब कि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते ही होते हैं, ठीक है। और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम एक दूसरे के साथ संप्रेषण करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं, और इसलिए संप्रेषण मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जो कि हमारी व्यक्तिगत जो ज़रूरत होती है, मतलब जो पर्सनल हमारी जो नीड होती हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब हम सबकी कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं और उनका पूरा होने के लिए हमें संप्रेषण करते हैं, ठीक है, मतलब कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि खाने पीने में, प्रेम या सेवा या इन सब चीज़ों में मतलब संबंधित है संप्रेषण। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये ज़रूरतें हैं हमारी, और इनके बिना हमारा मतलब संप्रेषण के बिना ये पूरी नहीं हो सकती ये सारी ज़रूरतें। और कुछ व्यक्तिगत संबंध होते हैं, मतलब कि व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए संप्रेषण जरूरी होता है, क्योंकि मतलब किसी से अगर हमें रिलेशन बनाना है तो उसे ज़रूरी है कि हम उससे बातचीत करें, ठीक है। बिना बातचीत के हम यह व्यक्तिगत संबंध बना ही नहीं सकते। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे व्यक्तिगत संबंध ही होते हैं, ठीक है, जो बातचीत के द्वारा ही पोषित होते हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए एक माँ का अपने बच्चे को प्यार के साथ सही और गलत पहचान कराना और बच्चे को अपना
वृद्ध माता पिता की सेवा करना, ये मतलब ये सारी संबंध संस्प्रेषण से ही चलते हैं, ठीक है। और सूचना भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब संस्प्रेषण से रिलेटेड है। मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना होता है, संग्रह करना होता है, और यह कार्य बाल अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे जब बच्चा पहली बार पूछता है कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों है, जिज्ञासा होती है बच्चे के अंदर जानने के लिए। तो ये जो है ना, ये ह्यूमन नेचर है हमारा, मतलब ये प्रवृत्ति है मानव स्वभाव का, और ये बहुत मतलब अभिन्न हिस्सा है, और जो संस्प्रेषण के बिना संभव नहीं है, ठीक है। और जो आसपास की हम बातचीत करते हैं, आग्रह करते हैं और मनोरंजन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना संस्प्रेषण के बिना हो ही नहीं सकती, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह हमने मानव जीवन के अंदर जो संस्प्रेषण की जो ज़रूरत है वो हमने समझी, ठीक है। और इस प्रकार जो संस्प्रेषण का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। तो संस्प्रेषण प्रक्रिया में 5 बातों का होना आवश्यक होता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, माध्यम मतलब संदेश भेजने का जो माध्यम होता है, और संदेश जो सूचना श्रोता को देनी है हमें, और रुचि मतलब वक्ता और श्रोता को बोलने और सुनने में रुचि होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपको सामने वाला कुछ समझा रहा है और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मतलब क्या समझा रहा है, तो उसका उस जो कम्युनिकेशन है उसका कोई मतलब नहीं बनता, मतलब वो सफल नहीं होती कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ हम यूनिट 1 के अंदर जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर यही सब था जानने के लिए जो हमने जान लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको बताई संस्प्रेषण के बारे में, संस्प्रेषण का क्या अर्थ है और संस्प्रेषण से हमारे जीवन में क्या उसका महत्व है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और जो संस्प्रेषण की प्रक्रिया है वो भी। तो नाउ हम इस चैप्टर में समझेंगे संस्प्रेषण और संचार तथा संस्प्रेषण के विविध आयाम। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक है विशेष प्रवेश एवं विवेचन। तो अगर हम इसकी बात करें, जो संस्प्रेषण और संचार है, ये मतलब जब मानव का जन्म हुआ था उसी के साथ ये जो प्रक्रिया है संस्प्रेषण और संचार, इसका भी जन्म हो गया था, ठीक है। और मतलब ये जो संस्प्रेषण और संचार है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में तो नहीं होता, सिर्फ मनुष्य में नहीं होता है, बल्कि पशु पक्षियों के समाज में भी ये विविध रूप से विद्यमान रहता है, ठीक है। और जो हमारी संस्प्रेषण की जो अवधारणा है, इस पे मतलब कि जो इसके ऊपर जो रिसर्च करनी है और जो चिंतन मनन का जो कार्य था वो लगभग 70 वर्ष पूर्व ही समाज शास्त्रियों, राजनीतिक शास्त्रियों और जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने शुरू कर दिया था। क्योंकि मानव के जो व्यवहार होता है उसे समझने के लिए और जानने के लिए, और जो सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं उन सारी जो प्रक्रिया होती है उनको समझने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है संस्प्रेषण और संचार को समझना, ठीक है। अगर हमें मतलब संस्प्रेषण और संचार ही समझ नहीं आएगा, मतलब हम आपस में बातचीत ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान ही नहीं कर पाएंगे, तो कोई कुछ समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो किस प्रकार लोग संदेश को अनुभूत करते हैं, लोगों तक संदेश किस प्रकार पहुंचता है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति सूचना और जो अंतर्वैयक्तिक समूह संचार होता है उसमें मतलब किस तरीके से संचार माध्यमों की मदद से ग्रहण करता है, और संस्प्रेषण और संचार और उसके सामाजिक प्रभावों का जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर संस्प्रेषण और संचार। अब इन दोनों की बात करते हैं। तो संस्प्रेषण का अर्थ होता है किसी बात या विचार को आगे बढ़ाना, यानी किसी बात या विचार या भाव का प्रचार प्रसार करना। और संस्प्रेषण की जो प्रक्रिया है इस पर बात करें तो कि वक्ता जो कहना चाहता है वो ठीक ठीक श्रोता तक उसी रूप में वो जो भाव है वो ही पहुंचे, मतलब कि जो वक्ता एक्चुअल में कहना चाहता है, जिस इमोशन के साथ कहना चाहता है वो ही इमोशन के साथ और वही मतलब जो वो कह रहा है बिल्कुल ठीक वो श्रोता तक पहुंचे, ठीक है। वही संचार मतलब जो संस्प्रेषण होता है वही सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहलाती है। और जो संचार शब्द है हमारा, इसकी जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से हुई है, ये हमने बता रखा है। इसके अंदर फिर से अगेन आ गया है ये चीज़, चर धातु से हुई है, जैसे कि ये आपको पता ही है। सो जिसका अभिप्राय होता है किसी बात या विचार को आगे बढ़ाना, मतलब चलाना, उसे उसका प्रचार प्रसार करना, ज्ञान या विचार को फैलाना। तो हम संचार और संस्प्रेषण का मतलब तो समझ गए हैं। नाउ हम अब बात करते हैं अपने संचार के आधारभूत तत्वों को। सो संचार के 3 आधारभूत तत्व होते हैं। पहला संदेश भेजने वाला, मतलब कि श्रोता, और दूसरा संदेश, और तीसरा संदेश ग्रहण करने वाला, मतलब जो संदेश प्राप्त करता है वो,
ठीक है। और अगर इन तीनों तत्वों में से कोई भी मतलब नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो जो संप्रेषण है वो नहीं बन पाएगी, मतलब जो संचार है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और मतलब कि अगर जो श्रोता है वो ही नहीं होगा तो संचार कैसे होगा, ठीक है। और जो मतलब प्राप्त करता है उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब अगर संदेश नहीं होगा तो ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है एक संचार के लिए। तो संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होगा, ठीक है, मतलब कि प्रॉब्लम उत्पन्न होगी। और प्रभावशाली संचार के लिए यह आवश्यक है कि मतलब कि जो संप्रेषणकर्ता के पास पूरी सूचना हो और जो संदेश को प्राप्त करेगा, ठीक है, उसको मतलब सही से मिले और पूरी जो सूचना है मतलब कि गलत ना मिले, जो उसने भेजी है वो ही मिले, उसी रूप में मिले, तभी वो जो संप्रेषण है वो कंप्लीट कहलाता है। सो संप्रेषण में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह सूचना का प्रेषण यानी मतलब संदेश का कोडीकरण मतलब कर सके, ठीक है, संदेश ग्रहण करने वाला उसे ठीक से समझ पाए, मतलब डिकोड कर पाए अच्छे से, ठीक है। सो संचारकर्ता अपने संदेश को संदेश ग्रहणकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम या चैनल का इस्तेमाल करता है। और एक और बात इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, मतलब एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो संचारकर्ता जो संदेश भेजे वह ऐसा होना चाहिए कि वे संदेश ग्रहण करने वाले की ग्रहण क्षमता के अनुसार हो, मतलब कि उसके जो वो मतलब ग्रहण करेगा उसको मतलब समझ आए वो चीज़। और जो जिस वो माध्यम से भेज रहा है, जैसे कि वो टेलीफोन करके मतलब बताना चाह रहा है, तो ये ज़रूरी होना चाहिए जो हमारे जो संदेश को प्राप्त करता है उसके पास भी टेलीफोन होगा, उसके पास टेलीफोन नहीं होगा तो वो कैसे प्राप्त कर पाएगा। सो ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं संप्रेषण के आयाम। सो संप्रेषण का आयाम से मतलब है कि मानव जीवन में संप्रेषण का क्या क्या और किस रूप में योगदान रहा है, ठीक है। और आयाम यानी किसी मत या फिर विचार या धारणा के विविध पहलू, ठीक है। और हम यह भली भांति जानते हैं कि संप्रेषण का परिणाम मानव समाज की एक अनंत क्रिया है। तो मतलब कि हम इस अनंत क्रिया से संप्रेषण किसी न किसी रूप से संदेश ग्रहण करने वाले से संपर्क स्थापित करते हैं, मतलब, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए जो हैरोल्ड डी लेसवेल हैं, इन्होंने संप्रेषण के कार्यों को 3 भागों में बांटा है। पहला है सूचना संग्रह, मतलब या फिर प्रसार भी बोल सकते हैं, और दूसरा है सूचना विश्लेषण, और तीसरा है सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का प्रशेषण। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। और अगर हम इसके अंदर इम्पोर्टेंटली बात करें, कुछ मनोवैज्ञानिक संप्रेषण को मानवीय संबंधों के उपकरण के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। और संप्रेषण के प्राकृतिक समाज में व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के पास आते हैं, इसके साथ ही व्यक्ति एक दूसरे से दूर भी होते हैं। और संप्रेषण की प्रकृति इतनी अधिक जटिल है और उलझाने वाली है कि इसे किसी सीधी सरल समीकरण में नहीं समझा जा सकता। अतः जो संप्रेषण की प्रति अपने आप में जो असीमित है, संप्रेषण एवं संचार के प्रतिरूप का प्रारूप चाहे जैसा हो, वो मूल 4 प्रकार का होता है। सूचना यानी सूचनात्मक, प्रेरणा यानी प्रेरणात्मक, और शिक्षा अर्थात शिक्षात्मक, और मनोरंजन यानी मनोरंजनात्मक। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो इसका जो पूरा कंक्लूजन निकला है, इस जो टॉपिक मैंने समझाया इसके अंदर जो आयाम वाला, तो इस प्रकार संप्रेषण के अनेक आयाम हैं जो समाज व संस्कृति के विकास के साथ साथ विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो इतने भी मैंने आयाम बताए हैं, ये समाज और जो संस्कृति है उसको डेवलप करने के साथ साथ विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब डेवलपमेंट की जो एक गति होती है उससे बढ़ा रहे हैं। और ये बात हमारे लिए हर्ष और संतोष के साथ गर्व की बात है, ठीक है। नाउ हम हमारा यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर 2 ही टॉपिक थे जो हमने समझा दिए हैं आपको। नाउ अब हम यूनिट 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक दे रखा है संप्रेषण और संचार के विविध रूप, मतलब संप्रेषण के प्रकार इसमें देखेंगे हम, ठीक है। सो इसके अंदर संप्रेषण के विवेचन दे रखे हैं। सबसे पहले इसके अंदर टॉपिक है संप्रेषण एक विवेचन। सो संप्रेषण का विषय क्षेत्र जो है वो बहुत ही व्यापक है और इसके अंतर्गत तथ्यपरक सूचना और जानकारी के साथ साथ विचारों, भावों, मन स्थिति और जो प्रश्न होते हैं, प्रति प्रश्न आदि, ये सभी समावेश होते हैं, ठीक है। और इन विभिन्न प्रकारों की सूचना को अभिव्यक्त करने में केवल मानवीय भाषा की
मतलब जो मानवीय भाषा होती है वही सिर्फ सक्षम है इन सब चीज़ों को आंसर करने में। और इस दृष्टि में देखें तो जो अन्य संकेत प्रणालियाँ होती हैं, मतलब कि संकेत करके जो बातचीत करना होता है, और जो मतलब बर्ड्स वगैरह के बीच में होता है, और डॉग मतलब एनिमल्स के बीच में जो होता है ज़्यादातर, और मतलब जो लोग बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके बीच में जब जो संकेत प्रणालियाँ होती हैं, प्रोसेस होता है, ठीक है, उनके जो मुकाबले है, ठीक है, उनकी तुलना में जो भाषा है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अत्यंत सीमित, ठीक है। और मानवीय भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता है यह कि वह किसी भी सूचना को दो प्रकार से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पर नीचे जो ये वाक्य दे रखा है इसे देख सकते हैं, तो इसके अंदर जो मीठा वर्ड है, ठीक है, इसको अलग अलग अर्थ, मतलब दो अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ इसका अभिव्यक्त कर रहा है। मतलब कि जो पहला सेंटेंस है हमारा वो है चाय में मीठा कम है, तो हेयर चीनी की बात हो रही है, और दूसरी तरफ है चाय के साथ मीठा क्या है, मतलब कि मिठाई की बात हो रही है इसमें, मतलब चाय के साथ मिठाई, ठीक है। सो एक ही वर्ड को हम दो दो अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं भाषा के अंदर, सो मतलब मानवीय भाषा में। तो ये काफ़ी बेनिफिट है हमारे पास इन सब चीज़ों के, मतलब जो भाषा है उसको बहुत ज़्यादा हम डेवलप कर चुके हैं। और संप्रेषण का कार्य होता है संदेश को मतलब कि संकेत रचना या फिर कोड बनाना, ठीक है। संकेत प्राप्तकर्ता संदेशों को डिकोड करता है और उस उसे मतलब अर्थ प्रदान करता है, मतलब कि उसे एक मीनिंग देता है, मतलब जो प्राप्त करता है उस संदेश को, उसको वो एक मीनिंग देता है, उस चीज़ को समझता है, मतलब उसको। तो इससे हम समझ सकते हैं, इसके प्रकार समझ सकते हैं। तो संप्रेषक, संदेश, कोडिंग, माध्यम, डिकोडिंग और प्रापक प्रतिक्रिया, मतलब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसके अंदर, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, इसके अंदर दे रखा है जो। और अगर हम संप्रेषण मतलब संचार की बात करें, इसकी गतिशील प्रक्रिया की, तो ये सिर्फ मतलब बाहर मतलब सोसाइटी में ही इसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है, मतलब बाहरी समाज में इसका वर्णन नहीं है। मनुष्य के जो अंदर, मतलब अंदर मन के अंदर जो निरंतर एक प्रोसेस चलता रहता है, सक्रिय रहता है इसके अंदर, उसके अंदर भी मतलब संचार का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। मतलब हम मन के अंदर, मतलब शांत तो रहता नहीं है हमारा मन, हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो उसके लिए भी भाषा एक यूज़ करते हैं मन के अंदर भी, ठीक है। सो मनुष्य की संपूर्ण विचार और चिंतन जो प्रक्रिया होती है स्ववित संचार पर आधारित होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ भी करने और कुछ भी कहने के पहले जो मन में विचार संवादों का जो रूप लेते हैं, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के मन के दायरे में ही संपन्न हो जाती है। मतलब हम पहले मन में सोच लेते हैं कोई बात कि हमें क्या बोलनी है, उसके बाद ही तो हम उसको बोलते हैं। तो इसी तरह से संप्रेषण और संचार है वो मतलब कि बाहर ही नहीं है, मतलब अंदर भी हमारा एक कॉग्निटिव फंक्शन समझ लो, ठीक है, कॉग्निटिव पार्ट है हमारा। और आप निजी अनुभवों, विचारों, स्मृतियों के आधार पर वह मन ही मन व्यक्तियों, घटनाओं, प्रभावों और जो परिणाम होते हैं उनको आकलन करता है। और ईश्वर या अलौकिक शक्तियों की जो आराधना करते हैं उसके लिए भी हमें संचार की ज़रूरत होती है, मतलब वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है उन सब चीज़ों के लिए भी, ठीक है। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ना हो तो भाई सब कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो ऐसे संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या समूह के भीतर घटित होता है, और इस प्रक्रिया में संदेशों का संप्रेषण मौखिक अथवा स्पर्श या चेहरे के हाव भाव या शरीर की मुद्राओं से संभव हो सकता है। मतलब कि हम जो संदेश है उसको मतलब जैसे कि हम सिंबलाइज करके भी दे सकते हैं, मतलब जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनसे भी दिखा सकते हैं हम, और जो हमारे शरीर का जो चाल डाल मुद्रा है कि हम डांस कर रहे हैं, हम खुश हैं या फिर कुछ भी हो, उस तरीके से हम दिखा सकते हैं। हम हमारे जो विचार हैं उनको एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे दूर भाषा द्वारा संचार भी इसी के अंतर्गत आता है, मतलब कि जो हम टेलीफोन से बात कर लेते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। नाउ अब हम इसमें संचार मतलब जो संप्रेषण के जो प्रकार हैं उनकी बात करें, तो बेसिकली जो हमारे 3 तरीके होते हैं संप्रेषण के, तो इसके 3 प्रकार होते हैं, अमौखिक, मौखिक और लिखित। मतलब कि एक तो हम बोल कर करते हैं संचार, और एक लिख कर करते हैं, और एक अमौखिक के अंदर आ जाएगा जैसे कि हम मतलब अपने फेशियल एक्सप्रेशन से दिखा रहे हैं, या हम अपनी बॉडी मूवमेंट से दिखा रहे हैं, या फिर मतलब किसी भी तरीके से संकेत करके दिखाना होता है ना, वो सारी चीज़ उसके अंदर आती है। मतलब कि बेसिकली अगर मैं बताऊँ, अमौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया में चिन्हों, संकेतों और प्रतीकों और हाव भाव आदि का उपयोग किया जाता है।
जैसे कि चिन्ह चिन्ह की बात करें तो जो चिन्ह है इसका उपयोग दैनिक जीवन में चित्रों और जो रेखा चित्रों होते हैं उनके रूप में हमें मिलता है। और प्रतीक की बात करें तो प्रतीक को समझना एवं परिभाषित करना ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इससे इसे तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वह विधि जिसमें कल्पनाशीलता का भाव हो, मतलब हम कल्पना करते हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में। और अगर हम मौखिक संप्रेषण की बात करें तो वो होता है मुख से बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण मौखिक संप्रेषण होता है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होकर मौखिक वार्तालाप करते हैं। और अगर हम मौखिक संप्रेषण संबंधी कुछ सामान्य सुझाव दें तो मतलब कि हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शब्दों का चयन। मतलब हमेशा सावधानी से करना चाहिए हमें, मतलब कि हम कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब तमीज़दार वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसमें। और ख़ास तौर से किसके सामने क्या बात करनी है ये इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कौन से वर्ड्स किसके सामने यूज़ करनी है, कि आप घर वाले वर्ड्स टीचर के सामने यूज़ नहीं कर सकते, वही चीज़ है। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और एक और चीज़ है, दूसरा पॉइंट है कि बहुत तेज़ी से बोलने पर सुनने वाला व्यक्ति जल्दी ही मतलब आपकी बातों को दिलचस्पी लेना बंद कर देगा। मतलब कि आप जल्दी जल्दी बोलोगे तो उसे समझ आना बंद हो जाएगा जो सामने वाला है, तो जल्दी। और जो तीसरा पॉइंट है वो है ज़्यादा बोलने, मतलब कि आप ज़्यादा बोल रहे हो, बोलते जा रहे हो, तो जो मतलब वार्तालाप होती है ना उसे छोटा ही रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए ताकि सुनने में बोरिंग ना हो, ठीक है। और चौथा पॉइंट है नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, मतलब आप जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है उसे ठीक रखना चाहिए, ठीक है, इसलिए सहज होकर विचारों को रखना चाहिए अपने। और जो पांचवा पॉइंट है वो है जब कोई बोल रहा हो तो उसके बीच में बात को नहीं काटना चाहिए, मतलब धैर्य से पहले उसकी बात सुनो, समझो, और उसके बाद जब उसकी बात खत्म है उसके बाद उससे पूछो वो जो प्रश्न आप पूछने जाते हो उससे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मौखिक संप्रेषण के लाभ की बात करें, मतलब इससे क्या फ़ायदा है, तो पहला पॉइंट है इसके अंदर वक्ता को यदि लगता है कि उसके संदेश को नहीं समझा गया है तो वह उसे दोबारा संप्रेषित कर सकता है। मतलब आप जब बोल रहे हो और अगर आपको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले ने नहीं समझा, मतलब उसने नहीं समझा ये बात, तो हम दोबारा उसे बोल के समझा सकते हैं, ठीक है। इसका ये फ़ायदा मौखिक का। और दूसरा पॉइंट ये है कि वक्ता अपने संदेश के संबंध में जो मतलब धर्म की स्थिति को तुरंत स्पष्ट कर सकता है, मतलब जो भ्रम हो जाता है कि मतलब उसने कुछ गलत तो नहीं बोला, मतलब आप कुछ और बोल रहे हो और वो कुछ और समझ रहा है, तो आप उसको मतलब बता सकते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा था, ठीक है। ये सब फ़ायदे होते हैं इसके। और जो मौखिक संप्रेषण की जो लिमिट्स हैं उनकी बात करें तो मौखिक संप्रेषण का कोई स्थायी अभिलेख नहीं होता है, इसे कानूनी शख्सियत के रूप में मान्यता नहीं है, मतलब कि मौखिक बोलकर हम मतलब कानून में मतलब नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब कि जो कानूनी तौर पे होता है वो ज़्यादातर लिखित चीज़ें ही होती हैं। और कई बार मौखिक संप्रेषण कार्यालयी दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है, और यदि वक्ता बोलने में कुशल नहीं है तो वह उचित प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगा। हाँ, और इसके अंदर नेक्स्ट हम लिखित भाषा की बात करें, मतलब लिखित संप्रेषण की बात करें तो लिखित संप्रेषण वो होता है जब हम कोई बात लिखकर किसी व्यक्ति को बताते हैं, वो लिखित संप्रेषण होता है। और अगर हम बात करें संप्रेषण की चुनौतियों की, मतलब संप्रेषण में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो उनमें बात करते हैं तो सूचना का संप्रेषण किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। यह व्यक्ति के जो बीच, मतलब यह व्यक्ति से व्यक्ति के बीच जो विचारों, भावों, सूचनाओं और अभिमतों को भेजने जाने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है, मतलब कि एक दूसरे से, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों और भावों और सूचनाओं को भेजने की जो एक प्रोसेस है वो है ये। और इनके जो फैलाव है सामान्य बातचीत से लेकर बड़े बड़े कंप्यूटर यंत्र हैं, मतलब इनके द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं। जो जटिल वैज्ञानिक उपकरण है, मतलब ये सारी चीज़ें इनके अंदर इंक्लूडेड हैं कम्युनिकेशन में। और इनका जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक स्पष्टता के साथ विचारों और भावों और सूचनाओं और अभिमतों आदि को जल्दी से जल्दी दूसरी छोर तक पहुंचाना और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करना, मतलब कि जो हमारे विचार हैं उन्हें हम इजीली एक दूसरे तक बता पाएँ, ठीक है, अच्छे से स्पष्ट कर पाएँ उस बात को,
और जल्दी से जल्दी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाएँ। तो वो जो आजकल वैज्ञानिक उपकरण बन गए हैं जैसे कि फ़ोन है, तो उससे हम जल्दी से जल्दी और ईज़िली हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं किसी और के पास, अगर वो दुनिया के इस कोने से उस कोने में बैठे हो तब भी। और इस क्षेत्र में कई ऐसे अवरोध हैं जिनके कारण उपलब्ध सूचना का सही संप्रेषण नहीं हो पाता है। मतलब कि संप्रेषण की इन चुनौतियों को मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में रखा जाता है, ठीक है। मतलब एक तो मनोवैज्ञानिक, एक यांत्रिक, एक अर्थगत और भौतिक और भाषिक और सांस्कृतिक। मनोवैज्ञानिक से बात करें तो मनोवैज्ञानिक के थ्रू हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो आचार व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। इसलिए वो प्राप्त संदेश की व्याख्या अपने पूर्व के जो अनुभव होते हैं, मतलब जो कोई भी व्यक्ति है जब वो किसी संदेश को प्राप्त करता है तो उसको वो उस तरीके से समझता है जो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं उनके आधार पर। बट ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हो वो ही बात हो, ठीक है। मतलब आपको कोई अगर कोई बात समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उससे ही रिलेटेड हो जो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मतलब आपके जो पूर्व के अनुभव रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मतलब कि संप्रेषण को मतलब चैलेंज देती हैं, मतलब एक उनके अंदर बाधा डालती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम मतलब सामने वाला जो हमें बता रहा है वो हम कभी कभी उसका मतलब कुछ और ही समझ लेते हैं, तो इस तरीके से संप्रेषण में प्रॉब्लम आ जाती है मनोवैज्ञानिक तरीके से। और अगर यांत्रिक तरीके से बोलें तो यांत्रिक चुनौतियों को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है शारीरिक अक्षमता, मतलब कि जो हमारी शारीरिक अक्षमता होती है वो, और या फिर दोष के रूप में। और दूसरा है मशीनी अथवा मतलब यांत्रिक खराबी होने के वजह से जो संप्रेषण में बाधा हो जाती है हमारी। जैसे कि हम किसी से यंत्र से बात कर रहे हैं, जैसे कि फ़ोन हो, उससे बात करते करते अगर नेटवर्क चले जाएं तो प्रॉब्लम आ जाती है बात में, ठीक है, बात पूरी नहीं हो पाती है। तो वही चीज़ के अंदर बोली गई है, मतलब कि अगर आवाज़ साफ साफ नहीं आ रही है, सो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और अगर हम अर्थगत की बात करें तो इसके अंदर यदि संदेश अस्पष्ट हो या असंगत हो या फिर श्रोताओं के नैतिक मूल्य को अनुरूप नहीं है, मतलब कि जो श्रोता है उसके जो नैतिक मूल्य हैं उसके हिसाब से नहीं है, तो भी मतलब जो संप्रेषण होता है उसमें बाधा उपस्थित होती है। और संप्रेषण में जो अर्थ की भूमिका होती है मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कि अगर सामने वाले को हम कुछ बोल रहे हैं और उसका वो मतलब ही नहीं समझ पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना, कि मतलब संप्रेषण का उसका मतलब कोई महत्व नहीं रह जाता है, उसको समझ ही नहीं आएगा तो संप्रेषण कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा ढंग से। तो अगर इसके अंदर हम दूसरी भौतिक बात करें, भौतिक रूप से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो इसके अंतर्गत जो वक्ता है और जो संदेश ग्रहण करने वाला श्रोता है उसके बीच की भौतिक दूरी से लेकर समय अंतराल तक को ले सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम मतलब कि कोई इंसान हमसे बहुत दूर है तो उसके अंदर भी मतलब हमारे पास जैसे कि कोई ना तो फ़ोन है ना कुछ है, तो हम कोई बात पहुंचाना चाहते हैं उस तक तो हम उस तक नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हमसे दूर खड़ा है, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं इस गली में और दूसरा व्यक्ति दूसरी गली में खड़ा है, तो यहाँ से उस व्यक्ति को कोई बात पहुँचाना तो उसमें वो प्रॉब्लम आती है संप्रेषण में, ठीक है। और दूसरा है जो चौथा 5वें नंबर का भाषिक जो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर भाषिक में होता है कि आप किस भाषा का यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आप तो मतलब बंगाली हैं और जो दूसरा व्यक्ति है जो आपको बात बता रहा है वो कोई या तो बिहारी है या फिर कोई और है, मतलब कि दूसरी भाषा बोलने वाला है, तो आप ना तो उसकी भाषा समझ पाओगे ना आपकी वो भाषा समझ पाएगा। सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है इस चीज़ में, ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर मतलब जिनकी वजह से जो संप्रेषण है उनके अंदर बाधा उत्पन्न होती है। सो नाउ अब हम समझते हैं अपना रिपोर्ट, मतलब जो यूनिट 2 के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर है रिपोर्ट के ऊपर है, उस पर रिपोर्ट तैयार करना सीखेंगे। मतलब उस पर मतलब रिपोर्ट तैयार कैसे होती है उसके ऊपर बात करेंगे। और मतलब जो इसके अंदर कुछ विषय दिए गए हैं संभावित विषय, जैसे कि कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य और क्रिप्टो जागरूकता अभियान, कूड़ा और योजना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन से समझ लेते हैं इस चैप्टर में बताना क्या चाह रहा है। तो बताया गया है कि वर्तमान युग में भाव विभक्ति
के अनेक रूप और माध्यम है, मतलब कि हम अपने भाव को कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। सो उसके अनेक रूप और माध्यम आ गए हैं अब, ठीक है। सो मनुष्य को समय समय पर औपचारिक और अनौपचारिक लेखन द्वारा अभिव्यक्ति करनी होती है। ऐसे में औपचारिक लेखन के विविध रूप प्रारूप को समझना, उनमें दक्ष होना आज की आवश्यकता है। पत्र निर्माण, संपादकीय लेखन, मतलब इन सारी चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर मतलब इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि इनके कितने प्रकार होते हैं, इसके निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है, और ये सारे जो विषय हैं इसके अंदर, इसके ऊपर चर्चा करी जाएगी इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है प्रतिवेदन। इसके अंदर अर्थ और स्वरूप जानेंगे हम इनका। तो प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में रिपोर्ट के लिए किया जाता है। तो प्रतिवेदन को विवरण, संवाद, सूचना, रिपोर्ट, अफवाह, नाम आदि ये सब अन्य अर्थों में भी लिया जाता है, ठीक है। परंतु हिंदी में इसका प्रयोग सिर्फ प्रतिवेदन के अर्थ में ही किया जा सकता है। पर जो मतलब हिंदी में ना ये जो प्रतिवेदन वर्ड है, मतलब रिपोर्ट वर्ड है, ये सिर्फ प्रतिवेदन के लिए ही यूज़ नहीं करा जाता है। मतलब रिपोर्ट के लिए जो मतलब हम लिखते हैं रिपोर्ट किसी भी टॉपिक पर, उसके लिए ये नहीं करा जाता। यहाँ इसके अंदर उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि पुलिस में लिखी गई रिपोर्ट, मतलब वो अलग मतलब रिपोर्ट है, उसको दो जगह यूज़ करा जा रहा है। एक तो रिपोर्ट जिसके मतलब हम किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, और एक रिपोर्ट है जो पुलिस में लिखवा रहे हैं हम। तो मानव हिंदी कोश के अनुसार प्रतिवेदन का अर्थ होता है किसी कार्य, घटना, तथ्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के उपरांत तैयार किया हुआ विवरण जो किसी बड़े अधिकारी के पास भेजा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसे प्रतिवेदन बोला गया है, मतलब हिंदी में रिपोर्ट को प्रतिवेदन बोलते हैं, ठीक है। और मतलब कि जो प्रतिवेदन है यहाँ पर इसके दो रूप हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक तो पुलिस वाला रिपोर्ट जो होता है वो, और एक ये रिपोर्ट जिसके अंदर हम किसी टॉपिक के ऊपर लिखते हैं। तो now हम समझेंगे प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व। तो प्रतिवेदन का जो प्रथम और आवश्यक तत्व होता है वो होता है विषय, मतलब कि किसी भी प्रसंग पर विषय, मतलब कि अगर कोई विषय ही नहीं होगा तो प्रतिवेदन भी लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्रतिवेदन भी लिखना संभव नहीं होगा। प्रतिवेदन के विषयों की कोई सीमा नहीं होती है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, अथवा कोई घटना, समस्या, आरोप, प्रत्यारोप, दंगा फसाद, विवाद, किसी भी स्थान की नीति, ये सब चीज़ें इसके अंदर मतलब इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सो राज्यों का सीमा विवाद, जल विवाद, सरकार की आरक्षण नीति, ये सारी चीज़ें प्रतिवेदन का एक विषय होती हैं। और अगर हम दूसरे तत्व की बात करें इसके, तो प्रतिवेदन हेतु नियुक्त व्यक्ति अथवा समिति प्रतिवेदन का दूसरा आवश्यक तत्व है। इसके लिए किसी व्यक्ति अथवा समिति को नियुक्त किया जाना। प्रतिवेदन के लिए व्यक्ति नियुक्त हो अथवा समिति उसके निर्णय विशेष की गंभीरता, गहनता और उसके आयामों को दृष्टि में रखकर किया जाता है। यही सभी संभव है, मतलब कि सरकार किसी प्रतिवेदन के लिए समिति नियुक्त करती है तो कोई अन्य संस्था उसके लिए व्यक्ति को पर्याप्त समझे। तो ये इसके कुछ तत्व थे प्रतिवेदन के, रिपोर्ट के, ठीक है। और आगे इसके अंदर इम्पॉर्टेंट थिंग है एक लेखन की प्रक्रिया, मतलब प्रतिवेदन को किस तरीके से लिखा जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, ये समझेंगे इसके अंदर हम। तो प्रतिवेदन लेखन कोई सरल कार्य नहीं है। वास्तव में प्रतिवेदन लेखन पर एक बड़ा दायित्व होता है, मतलब उसके निर्णय और सुझाव प्रबंधकों, मतलब सरकार पर बाध्यकारी ना होते हुए भी, मतलब वो जो मतलब हम किसी भी प्रतिवेदन लिखते हैं, किसी भी विषय पर हम जब प्रतिवेदन लिखते हैं कि ये समस्या है, तो उसको मतलब उसको ध्यान में रखते हुए, उसके जो उसके अंदर निर्णय और जो सुझाव दिए जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे भविष्य में उन पर कार्रवाई निर्धारित करी जाती है। तो ये दायित्व की जो पूर्ति है वो प्रतिवेदक और प्रतिवेदन संबंधी पूर्ण योजना बनानी पड़ती है। तो विषय को भली भांति समझ लेने के पश्चात तथ्यों को एकत्र करना चाहिए। इस दृष्टि से सभी संबंधित कागज, चित्र, ऑडियो, वीडियो, टेप, सूचनाएं, आंकड़े आदि एकत्र कर लेने चाहिए। इनके लिए प्रतिवेदक किसी सहायक की मदद ले सकता है अथवा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी उस स्थल की निरीक्षण आदि के लिए जा सकता है। मतलब कि ये कुछ टिप्स हैं जिनके द्वारा हम जो रिपोर्ट है उसे और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ठीक है। जो एक रिपोर्ट लिखने के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अगर इनके बिना हम करेंगे तो वो जो रिपोर्ट है वो परफेक्ट नहीं बन पाएगी, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर।
और तथ्यों को एकत्र करने के क्रम में ही प्रतिवेदक को ऐसे व्यक्तियों की सूची भी बना लेनी चाहिए जो इस कार्य में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उसकी मदद कर सके। मतलब कि जिस विषय पे वो बना रहा है अपनी रिपोर्ट, उसके लिए उसको मतलब ताकि हेल्प के लिए उन व्यक्तियों की भी लिस्ट बनानी चाहिए जो उस काम में उसकी मदद कर सकें, ठीक है, जो उनसे रिलेटेड फील्ड हो। और जो हमारा प्रतिवेदन है ये व्यक्तियों द्वारा तैयार करने वाला प्रतिवेदन होता है और इसमें समितियों अथवा उप समितियों द्वारा तैयार करा जाता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो एक अच्छा प्रतिवेदन में कुछ गुण अथवा विशेषताओं का होना आवश्यक माना जाता है। जैसे एक अच्छा प्रतिवेदन प्रामाणिक तथ्यों का संग्रह होना चाहिए, मतलब कि जो प्रूव्ड फैक्ट हो, ठीक है, उसके अंदर वो होनी चाहिए। और किसी वह विषयनिष्ठ होना चाहिए और उसमें अनपेक्षित सामग्री के लिए कोई स्थान नहीं होता। विशेषतर सामग्री से वह प्रभावहीन हो जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहेगा। और यदि प्रतिवेदक को कुछ कम महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख आवश्यक लगे तो वो उन्हें एज अ सार, मतलब सार के रूप में उन्हें दिखा सकता है, ठीक है, उन पर टिप्पणियां कर सकता है, ठीक है, उस रूप में वो उल्लेख कर सकता है। ये नहीं है कि उसके ऊपर भर भर के लिख रहे हो तुम, मतलब तुम्हारा टॉपिक कुछ और है और तुम लिख कुछ और रहे हो। तो मतलब कि अगर उनमें तुम्हें कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो उनको तुम एज अ सार लिख सकते हो, मतलब कि तुम उन पर टिप्पणियां कर सकते हो, मतलब शॉर्ट वे में लिख सकते हो। ये नहीं कि आप उसके ऊपर पूरा बना के लिख रहे हैं। तो इसमें ये समझाने की कोशिश करी गई है। और आगे जो है इसके अंदर हमें कुछ प्रतिवेदन के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कोरोना पर और मानसिक स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट है। बाकी अगर आप चाहें तो इनसे पढ़ सकते हैं। वैसे इसके अंदर और कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं, तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। अब नाउ हमारा थर्ड चैप्टर इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है यूनिट 1 का, जिसके अंदर हमें बताना है लेखन की विविध रूप। इसके अंदर हमें पढ़ना है अनुच्छेद के बारे में, ठीक है, अनुच्छेद का क्या अर्थ होता है और उसके स्वरूप। तो अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है? तो अनुच्छेद अंग्रेजी के पैराग्राफ का अनुवादी शब्द है, ठीक है। पैराग्राफ मतलब इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं और हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कट जाने पर भी अलग या नष्ट ना होना। यह मुख्य रूप से किसी साहित्यिक रचना, पुस्तक आदि के किसी प्रकरण के अंतर्गत वह विशिष्ट अंश होता है जिसमें किसी एक विषय या उसकी किसी अंश की विवेचना होती है। हम देखते हैं किसी लेख, निबंध आदि, लेखक ना जो भी मतलब कोई रचना लंबी हो तो उसे डिवाइड कर देता है, मतलब कि उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझाता है ताकि अच्छे से उसको मतलब स्पष्ट रूप में उस विषय को हमें मतलब समझा सके, ठीक है। और इस विभाजन के समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि विशिष्ट विभाग में कोई एक विशिष्ट भाव, विचार अथवा बात पूर्णता या फिर मतलब अंश में स्पष्ट हो जाए, मतलब कि मतलब पार्ट में जब डिवाइड करके उसको समझाए तो पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए वो जो निबंध में बोलना चाहता है। सो ये इस तरीके से यूज करा जाता है। और अनुच्छेद लेखन का जो महत्व है उसको जानेंगे। वो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज भी इसी स्तर पर विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन का अभ्यास कराया जाता है, ठीक है। और अच्छे लेखन की जो विशेषताएं वो हम जाने तो उसके लिए इसके अंदर कुछ टिप्स दिए गए हैं जिसके हेल्प से हम एक अच्छा और मतलब श्रेष्ठ अनुच्छेद लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी अनुच्छेद को, किसी रचना का मतलब कोई भी रचना है उसका कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक अंश उसको ले लें और उसके ऊपर हम अनुच्छेद लिखें, तो उस विषय से संबंधित हम अपने जो पूरे तरीके से हम उसके अंदर अपने भाव और विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे टिप है कि स्वतंत्र अनुच्छेद रचना के समय, मतलब जब हम पूरा मतलब अपनी तरफ से जो लिखा जाता है, मतलब किसी भी रचना में से ना लिया गया हो वो चीज़, और स्वतंत्र अनुच्छेद रचना के समय यह ध्यान रखना होगा कि उससे संबंधित विषय के सभी पक्षों का समावेश हो। यदि कोई पक्ष छूट जाए तो उसका अनुच्छेद का दोष माना जाएगा। मतलब कि अगर हम किसी विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं तो ये ज़रूरी है उसके अंदर कि उससे रिलेटेड जो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके अंदर वो इंक्लूडेड ना हो तो उनके छूट जाने पर जो अनुच्छेद है वो मतलब कंप्लीट नहीं माना जाता, मतलब अच्छा और श्रेष्ठ अनुच्छेद नहीं माना जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद और निबंध के विषय में अंतर होता है, मतलब हम समझते हैं कि अनुच्छेद और निबंध एक होता है लेकिन इनके बीच में डिफरेंस होता है। निबंध ऐसा विषय है, मतलब निबंध जो होता है वो ऐसे विषय पर लिखा जाता है जिसका बहुत विस्तृत आयाम हो, ठीक है, मतलब पूरा डिटेल में जो लिख सके।
और अनुच्छेद ऐसा विषय है जिसके अंदर सिर्फ कुछ अंश मात्र लिखा जाता है, मतलब पैराग्राफ और ऐसे में फ़र्क है, ठीक है। मतलब कि जो ऐसे होता है वो तो मतलब पूरा लॉन्ग लिखा जाता है, और जो पैराग्राफ होता है वो छोटा सा ही अंश होता है किसी भी रचना का, ठीक है। और अगर स्वतंत्र अनुच्छेद का विषय हो तो उसमें भी कुछ सीमित आयामों वाला ही होना चाहिए वो भी, ठीक है। तो ये कुछ अनुच्छेद के विशेष ध्यान रखने वाली बातें थी जो हमने इसके अंदर देखी। और अगर अनुच्छेद लेखन के प्रकार की बात करें तो इसके पास 4 प्रकार होते हैं। एक है वर्णनात्मक अनुच्छेद लेखन, दूसरा है विवरणात्मक अनुच्छेद लेखन, तीसरा है विचारणात्मक और चौथा है कल्पनात्मक। तो ये कुछ प्रकार थे अनुच्छेद के, तो हम आगे देखेंगे इसके अंदर। तो आगे इसके अंदर अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरण बता रखे हैं, ठीक है। तो आप ये बुक में देख लेना। और आगे है इसके अंदर डायरी लेखन, मतलब इसके डायरी लेखन का क्या मतलब होता है, अभिप्राय और स्वरूप इसके अंदर जान लेते हैं हम। डायरी लेखन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में जानेंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में अपनी अनुभूति, संवेदनाएं और भावनाओं को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहता है। मतलब कि जो एक ह्यूमन होता है वो अपनी जो फीलिंग्स है उनको कहीं ना कहीं अपना बताना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है उनको, ठीक है। तो कभी कभी जो हमारी कुछ बातें होती हैं वो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते तो हम उसे डायरी में लिख लेते हैं। तो ऐसे ही अभिव्यक्त करने के मतलब जो अपने विचार हैं उन्हें अभिव्यक्त करने के विभिन्न माध्यम हैं हमारे पास, जैसे कि बोलकर, लिखकर अपनी बातें प्रस्तुत करना, ठीक है। और बहुत सारे माध्यम अब अवेलेबल हो गए हैं अभिव्यक्त करने के लिए। लेकिन अभी भी जो साहित्य के विभिन्न गद्य विधाओं में जहाँ कहानियाँ, नाटक, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी आती हैं, वहीं डायरी भी एक विधा के रूप में उभर कर आई है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो शहर का जो वातावरण है, वहाँ का मतलब एजुकेशन, जो पूरा एनवायरनमेंट है, उसके अंदर व्यक्ति डायरी जैसी मतलब डायरी को यूज़ करता है एक आधार बनाकर। उसमें मतलब अपनी सारी बातें उसके अंदर अपने दिल की सारी बातें लिखता है, अपनी भावनाओं को मतलब व्यक्त करता है उसके अंदर, जिसमें वो 365 दिन के लिए 365 पृष्ठ होते हैं। मतलब कि उसमें वो अपने जीवन में होने वाली जो मतलब गतिविधियां होती हैं, सूचना होती हैं, अनुभव होते हैं, वो सब चीज़ें लिखता है उसके अंदर, ठीक है। और उसमें सारी चीज़ें लिखकर अपनी फीलिंग्स को प्रस्तुत करता है। और ज़्यादातर जो डायरी लेखन वाले होते हैं वो लोग वो मतलब काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। और तो उससे हमारा जो अभिप्राय है दिन भर की घटनाओं और लेखा जोखा जितना भी है वो सारी चीज़ें सुंदर होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डायरी लेखन का जो एक प्रस्तुतिकरण के रूप में हम देखें तो 1942 के समय में एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पहली डायरी सामने आती है। मतलब एक एनी फ्रैंक के बारे में आपने सुना हो तो उन्होंने मतलब अपनी डायरी लिखी थी। उनकी डायरी की मतलब पोएम भी एक इंग्लिश में आती है अगर आपने पढ़ी हो तो, एनी फ्रैंक की, जिसके अंदर वो अपनी जो वहाँ के हालात होते हैं उनके बारे में लिखती है। क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे वॉर चल रही थी तो वो लोग जो उनके परिवार वाले थे वो अंडरग्राउंड थे, तो वो उनके पास मतलब करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं था। तो उस टाइम पे वो डायरी में अपनी बातें लिखकर मतलब खुद से ही बात करने की एक कोशिश होती है, ठीक है। तो वो करती थी। तो उनकी डायरी से हमें काफ़ी चीज़ें पता चली, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे उनकी जो हालत थी उसके बारे में। तो एक जो उदाहरण है कि डायरी लेखन की परंपरा पुरानी है। हिंदी में पिछले कुछ दशकों में कई रचनाओं ने डायरी लिखी हैं, जैसे कि मोहन राकेश की डायरी, रामचंद्र साहा की डायरी, और जो किताबों के रूप में छप चुकी है। मतलब ये डायरी जो है वो अब किताबों के रूप में छप चुकी है, जिन्हें पढ़कर हम उनकी निजी जिंदगी में झांक सकते हैं, ठीक है। और मतलब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान सकते हैं डायरी की हेल्प से। सो डायरी के बारे में यही था। और जो डायरी का महत्व जाने हम अगर और प्रक्रिया जाने तो शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो डायरी अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, ठीक है। मतलब आप ही खुद स्थापित करते हैं अपनी जो संवाद होता है, अपनी जो पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके अंदर मतलब व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगर डायरी होती है तो उसके अंदर ना मतलब हम खुल के अपनी फीलिंग्स लिख सकते हैं, सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो उसका भी अपना एक महत्व है। और इसके अंदर बाद में कुछ डायरी के उदाहरण भी दे रखे हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर आगे हम देखते हैं अपना जो लास्ट चैप्टर है 2nd यूनिट का, वो जिसके अंदर हमें पढ़ना है संपादकीय लेखन। सो लेखन
का अभिप्राय और महत्व और उसके प्रकार जानेंगे, और संपादक और संपादकीय के बारे में जानेंगे, संपादकीय के स्वरूप जानेंगे, संपादकीय के भेद और उनके तत्व और गुण जानेंगे। इसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं लेखन का, और उसका महत्व समझ लेते हैं। अगर हम बात करें लेखन की, तो कोई भी संवेदनशील या विचारवान व्यक्ति अपनी सशक्त अभिव्यक्ति के लिए लेखन को आधार बनाता है। मतलब कि अगर लेखन का अभिप्राय मौखिक रूप से, मतलब मौखिक नहीं होता मतलब लेखन का, उसका मतलब होता है लेखन के लिए एक नवीनता की आवश्यकता होती है, मतलब एक नई चीज़ की आवश्यकता होती है। मतलब कि कोई भी लेखक जब अपनी जब संवेदना भोगता है या फिर अनुभव आदि को मतलब सृजनात्मक रूप में भावभूमि देता है, ठीक है, तो निश्चित ही उसकी लेखनी अभिव्यक्ति कर उसके मूर्त रूप देती है। मतलब कि जो अगर कोई भी व्यक्ति है, मतलब कोई लेखक है, अपने अनुभव को एक नए वे में लिखता है, लेखन लिखता है, तो उसकी एक अलग ही अभिव्यक्ति मूर्त बन जाती है, ठीक है। क्योंकि लेखक जिस समाज में रहता है उस समाज की समस्याएं, दुख पीड़ा आदि उसे एक नए तरीके से मतलब ढूंढने की मदद कर, मतलब एक सृजनात्मक के नए आयाम ढूंढने में मदद करती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और साहित्यिक में अलग अलग विधाओं में लेखन के पीछे यही कारण रहा है। जैसे प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में परिवेश के उन सभी पक्षों का चित्रण किया है जो आवश्यक थे। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी गाथा हमारी ही भाषा से सरलता से कह दी गई है। मतलब कि जो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, मतलब सोसाइटी की जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें एक लेखक में एक नए तरीके से लिखना, और मतलब उनको इस तरीके से लिखना कि जो कोई इंसान है उसे पढ़ रहा है तो उसे लगे कि हाँ, मतलब खुद से रिलेट कर सके वो, कि हाँ ये प्रॉब्लम्स तो हम भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो वो लेखन के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। भाषा हमारे पूरे व्यक्तित्व को बनाती है और दर्शाती है। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर भाषा, आप किस तरीके से उसके अंदर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, मतलब उसके अंदर मुश्किल वर्ड यूज़ कर रहे हो या इजी वर्ड यूज़ कर रहे हो, मतलब ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए उसके अंदर भाषा के जो कि मतलब सबको समझ आ सके, ठीक है, सब इजीली समझ सके उस चीज़ को। तो वो जो लेखन होता है वो सबसे बढ़िया होता है जिसके अंदर अच्छे से मतलब सरल जो भाषा होती है उसके अंदर यूज़ करी जाती है, वो सबसे बेटर होती है। और भाषा ही हमें दूसरों से अलग करती है। मतलब कि अलग, अगर कोई बंगाली है और कोई नॉर्मल मतलब हिंदू है, तो उनकी जो लैंग्वेज है उनके अंदर डिफरेंस होता है। अब उनकी अगर कोई लेखन पढ़ेगा बंगाली, तो वो जो हिंदू है उसको समझ नहीं आएगी वो चीज़। तो वही चीज़ है लेखन के अंदर समझने के लिए। और एक और चीज़ है लेखन के लिए, शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के बीच अंतर होता है, ठीक है, भाषा के माध्यम से ही होता है। मतलब कि जो एक शिक्षित व्यक्ति है वो लेखन को पढ़ सकता है, ठीक है, और जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वो नहीं पढ़ सकता। तो भाषा के 4 प्रमुख कौशल होते हैं: बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखना। लेकिन इन 4 कौशल में लेखन सबसे अंतिम और जो एक कौशल होता है, वर्तमान युग का लेखन विशेषता युक्त होता है। मतलब कि आज लेखन के क्षेत्र में विशेषज्ञता का जो महत्व है, मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसाय, खेल कूद संबंधी सभी क्षेत्र के बारे में मतलब लेखन में लिखा जाता है, ठीक है। तो लेखन के लिए ये बहुत सारे मतलब शब्द भंडार की आवश्यकता होती है, और शब्दों का जितना भंडार लेखक के पास होगा, रचना उतनी ही मतलब सरलता से विविधता को दर्शाने में ग्रहण करती है। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं वो लेखन के अंदर ही है, ठीक है। सो यही होता है लेखन। आगे हम संपादक और संपादकीय के बारे में जानें। तो किसी भी संपादकीय का लेखक संपादक ही होता है। मतलब कि जो संपादकीय होता है उसका जो लेखक होता है वो संपादक होता है, ठीक है, जो किसी पत्र या पत्रिका से जुड़ा होता है, ठीक है। संपादकीय लेखन का कार्य वैसे तो मुख्य संपादक का होता है, ठीक है। मतलब कि जो संपादकीय का जो लेखन का कार्य होता है वो मुख्य तौर पे जो संपादक होता है उसका होता है ये काम। लेकिन जो मुख्य संपादक के साथ साथ सहायक संपादक होते हैं, मतलब कि उप संपादक, समाचार संपादक भी संपादकीय लेखन का काम करते हैं, ठीक है। और संपादक किसी भी पत्र या पत्रिका का मुख्य होता है, और उस पत्र या पत्रिका में छपने वाली सभी सामग्री का वही अधिकारी होता है। छपने वाली सभी सामग्रियों के विविध निषेध या निर्णय वही लेता है। मतलब कि उससे रिलेटेड जो भी छपने वाली खबर है, तो जो एक संपादक होता है वो ही उस
से मतलब संपादकीय से रिलेटेड सारी डिसीजंस लेता है कि उसके अंदर क्या चीज़ सब छपेगी और क्या नहीं, ठीक है, किस तरीके से वर्ड्स उसके अंदर यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ उसके अंदर वो डिसाइड करता है संपादक। तो संपादकीय किसी भी समाचार पत्र अथवा पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है। मतलब जो हमारा संपादकीय होता है वो किसी भी जो समाचार पत्र होते हैं और जो उसकी पत्रिका होती हैं उनके जो मतलब नीति होती हैं उनके जो बिल्कुल मिरर होता है उसका, ठीक है। और यह एक खिड़की है जिसके उस पार में समाचार पत्र की आवाज़ की मुखर नहीं होती, मतलब कि इसके अंदर मतलब हमें इसके द्वारा हमें सूचना दी जाती है, ठीक है, एक तरीके से। इसके माध्यम से समाचार पत्र और उसके संपादक का व्यक्तित्व मुखरित होता है। मतलब कि एक संपादक अपने समाचार पत्र को लोकप्रिय बनाने और अच्छी तरह चलाने के लिए कितने ही प्रयत्न करे क्यों ना करे, यदि वह अच्छा संपादकीय प्रश्न नहीं देता है तो उसका सारा परिश्रम, उसके सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। मतलब कि जो संपादक होता है अगर वो संपादकीय कोई अच्छा नहीं देगा, मतलब जो उसने सूचना वगैरह वो ही अच्छी तरीके से नहीं देगा तो वो कितनी भी कोशिश कर ले वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। सो उसके अंदर अगर हम आगे बात करें तो वैसे तो संपादकीय पृष्ठ के अंतर्गत अग्रलेखक और विशेष सामयिक लेखक और फीचर समाचार संपादक के नाम पत्र ये सारी चीज़ें आते हैं, और राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, समीक्षा, टिप्पणी, कार्टून और विविध स्तंभ भी होते हैं। लेकिन इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अग्रलेखक या संपादकीय, ठीक है। संपादकीय जो होता है वो पृष्ठ सामान्यतः होता है समाचार पत्र के बीच का पृष्ठ होता है, वो मतलब इम्पोर्टेंट होता है संपादकीय, ठीक है। और इसमें जो होता है जो किसी भी विशेष क्षेत्र में संबंधित हो सकता है, मतलब किसी भी समाचार, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या फिर मतलब कि समाचार जो होते हैं मतलब किसी भी राजनीति से रिलेटेड हो, तो ये सब उनसे ही मतलब रिलेट करते हैं, ठीक है। संपादकीय का जो स्वरूप होता है उसके बारे में बात करें तो संपादकीय अग्रलेखन संपादकीय स्तंभों में नियमित लिखा जाने वाला लेख है, ठीक है, मतलब जो रोज लिखा जाता है संपादकीय। इनकी शब्द सीमा कुछ भी हो सकती है, मतलब कि ये मतलब इनकी कोई शब्द सीमा नहीं होती है, ठीक है। किंतु आदर्श संपादकीय जो मतलब एक जो अच्छा संपादकीय माना जाता है उसके अंदर 500 से 1000 शब्द होते हैं, ठीक है। और यह प्राय मतलब कि संपादक द्वारा खुद लिखा जाता है, ये जो होता है संपादकीय और अपनी इच्छा और अधिकार से संपादक संपादिका लिखने का दायित्व अपने किसी सुयोग विश्वास पत्र सहकर्मी को ही सौंप देता है। मतलब कि वो अपनी मर्जी से, मतलब अपनी इच्छा से और अपने अधिकार से संपादकीय को लिखा जाता है, और वो जो संपादक होता है वो अपने जो हेल्पर होते हैं जो कि मतलब अच्छा लिख पाए उसको ही देता है। विश्वास पात्र जो होता है सहकर्मी उसे ये सौंप देता है कि संपादकीय लिखने का। और ये जो सामूहिक समस्याओं और घटनाओं, विशेष समाचार पर संपादक की टिप्पणियाँ होती हैं, ठीक है, जो समाचार पत्र की रीति नीति को सामने रखता है। इसमें समाचार से संबंधित तथ्य, समाचार की पृष्ठभूमि, समाचार के दूरगामी प्रभाव, घटनाओं के कारण की व्याख्या, आलोचना, सुझाव, प्रशंसा, मार्गदर्शन, चेतावनी, ये सारी चीज़ें पर मतलब इन सारी चीज़ों पर बल दिया जाता है। तो फाइनली हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर जो यूनिट 1 और यूनिट 2 हैं ये हमने दोनों कंप्लीट कर ली है। सो हमारी फुल रिवीजन हो चुकी है हमारी हिंदी, संस्कृत और संचार की। सो ऑल द बेस्ट गाइस एग्ज़ाम के लिए। और अगर कोई डाउट रह गया हो आपको इसके रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।